हेलो एंड वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी 2.0 का एग्जाम देंगे सामाजिक विज्ञान से, आज मैं आप लोग का साथियों एनसीईआरटी का जो है क्लास 6, 7 एंड 8 का एनसीईआरटी का जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू है आप लोग का इतिहास का करवाने का जा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आज जो है 6 से लेकर 8 तक का आपका एमसीक्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बाकी जो ऑलरेडी जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और इसके बाद आप लोग का जो है 6 to 8 का जो है सामाजिक विज्ञान का जो है क्या कहते हैं सेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप सिलेबस पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है आइडिया भी लग जाएगा अच्छे से। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 के इतिहास का जो है पहला चैप्टर है हमारे अतीत। ठीक है, हमारे अतीत में आपका अध्याय 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे का। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में लोग जो है किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो प्राचीन काल में लोग जो है आपका प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, ध्यान रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसलिए इसको ब्रह्मास्त्र मान के एक एक क्वेश्चन को है ध्यान से कंसंट्रेशन से पढ़ना है। और अपने जितने भी साथी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे अंदर एक उत्साह बने। और इसी तरीके में आप लोग का जो एनसीईआरटी का कल 6 से लेकर 8 तक का ज्योग्राफी और जो है पॉलिटी लाऊंगा, और 3 वीडियो में जो है आपका कंप्लीट जो है आपका 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सामाजिक जो इसके बाद साइंस का करवाऊंगा और हिंदी का भी करवा दूंगा, हर चीज़ का। बस आप लोग का क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ये सीरीज चलता रहेगा, नहीं तो मैं सेट प्रैक्टिस पे आ जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। तो ऋग्वेद कौन सी भाषा में लिखा गया है बताइए। तो ऋग्वेद जो है आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, मैक्सिमम वेद जो है हम लोग का हिंदू धर्म का संस्कृत भाषा में ही लिखा गया। और ऋग्वेद क्या है, तो सबसे पुराना वेद है, इसको ध्यान रखना है। इसी में जो आपका चतुर्वर्ण का कल्पना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसी में सबसे ज़्यादा इंद्र देवताओं का वर्णन मिला है। गायत्री मंत्र भी आपका ऋग्वेद में ही है। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका 7500 जो है वर्ष पूर्व जो है कृषि का आरंभ माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। बताइए इंडिया शब्द जो है किस शब्द से निकला है। तो ये हो जाएगा आपका इंडस। ठीक है, इंडस शब्द से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। वर्ष की जो गणना है किसकी तिथि से की जाती है, तो ईसा की तिथि से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, तो उसको इतिहासकार बोलते हैं। दूसरा जो आपका चैप्टर है अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। देखिए इसमें जो आपका एमसीक्यू बना गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और सारा का सारा एनसीईआरटी का है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे जो है आपका वर्गाकार और आयताकार मकान मिला है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मेहरगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई है। तो पशुओं को जो है पालतू बनाने का शुरुआत जो हुआ है आपका 8000 साल पहले से हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कुत्ता को बनाया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है बकरियां भेड़ को भी पालतू बनाया जाने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। पूरा पाषाण जो आपका काल है अब 20 लाख से जो है आपका क्या हो जाएगा 12,000 वर्ष तक जो है माना जाता है। ठीक है, 20 लाख का मतलब क्या हो गया 2 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख और 20 लाख मतलब 2 मिलियन से 12,000 वर्ष तक। ठीक है, ये पूर्व का माना जाता है। जैसे आज से 12,000 साल पहले चल जाइए और आज से 2 लाख क्या कहते हैं 20 लाख साल पहले चले जाइए। तो आज से जो 12,000 साल पहले जा रहे हैं और जो अब 2 लाख साल क्या कहते हैं 20 लाख साल पहले जा रहे हैं, तो उसके बीच का जो समय होगा वही जो होता है पूरा पाषाण काल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है पूरा पाषाण काल।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका मेजोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है आपका विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है इसको ध्यान से पढ़ना है। मैं जो है आपको पढ़ के बता देता हूँ, समझा भी दूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, मेजोलिथ युग में कह रहा है कि चाहे या मध्य पाषाण युग में पत्थर के औजार को क्या बोलते थे, तो माइक्रो लिथ बोला जाता था। क्या ये बात सही है? ये बात जो है आपका सही नहीं है, गलत है। सॉरी दोस्तों, मैं गलती से बोल दिया हूँ। ठीक है, वो नहीं नहीं, 100% यही ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो पत्थर के जो औजार होते थे बहुत छोटे छोटे होते थे, पत्थर होता था। ठीक है, और जो है आपका कहते हैं हंसियाँ उसियाँ भी जो है आड़ी वगैरह भी इस युग में जो है बनना शुरू हो गया था। ठीक है, लकड़ी का डंठल लगा होता था, उस पर सूक्ष्म का सब छोटा छोटा होता था। ठीक है, ध्यान रखना है। और आपको याद होना चाहिए कि जो है मेजोलिथिक जो काल है, जैसे आज से जो है 12,000 साल पहले चले जाइए। ठीक है, और जो है 10,000 साल पहले चले जाइए, तो इसके बीच का जो काल है उसी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मेजोलिथिक काल बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको मध्य प्रस्तर भी कहा जाता है। इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले और जो औजारों में पत्थर जो छोटे छोटे होते हैं उसको क्या बोलते थे, मेजोलिथिक बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर केवल जो है आपका 1 ही सही है यहाँ पे। बाकी कह रहा है पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, पत्थर के औजार मैं बार बार बोल रहा हूँ छोटे होते थे उस समय। इस अवधि के दौरान क्या है, इसको जो है इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है आपका। तो केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि औजार पॉलिश किए गए थे। क्या ये बात सही है? और दूसरा कह रहा है कि ओखल तथा मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि औजार पॉलिश किए जाते थे। ठीक है, औजार जो है पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। नवपाषाण युग में जो आपका औजार मिला है वो जो है पॉलिश किया हुआ मिलता था। आगे करा कि ओखल तथा मूसल का उपयोग अनाज को जो है पीसने के लिए किया जाता था। देखिए अभी से 10 साल पहले तक चले जाइएगा तो गांव में जो ओखली का यूज करता था। ठीक है, उसको ढेंकियों की भी बोलते थे, ओखली ढेंकी ये सब जो है आपका जाता। ठीक है, उसको गाँव में बोलते थे। उसका उपयोग जो है अनाज पीसने के लिए किया जाता था। और ये जो है नवपाषाण का काल से जो है चलते आ रहा है। हालांकि धीरे धीरे इसका रूप जो है मॉडिफाइड होते गया, लेकिन अब तो है ये आपको मिलेगा भी नहीं। गांव में पहले जो है त्यौहार वगैरह होता था तो ढेंकी और जाता में ही पिसा हुआ अनाज का उपयोग किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है अध्याय 3 है आरंभिक नगर। इसका पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों में से किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। ठीक है, उस समय जो बर्तन यूज होता था किस किस टाइप का होता था, तो आपको पता होना चाहिए मिट्टी का होता था। ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो है यूज होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं, बताइए। अब बुर्ज होम में जो आपका किस प्रकार का निवास स्थान मिला है, बोल रहा है पक्की ईंटों के कि बांस के कि जमीन के नीचे। तो ये हो जाएगा आपका जमीन के नीचे होता था। ठीक है, अंडरग्राउंड जैसा भी देखते हैं ना, उस टाइप का उस जमाने में जो है बुर्ज होम में जो है आपका आवास का जो है साक्ष्य मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये बुर्ज होम जो जगह है अभी के वर्तमान जो है कहाँ पे पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेहरगढ़ में आप जो है कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 7,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेहरगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बता देता हूँ। जैसे आपका जो है नवपाषाण काल में सबसे पहले कपास का जो है साक्ष्य मिला कहाँ पे, तो मेहरगढ़ में मिला। और फसल का जो है उत्पादन का भी पहला प्रमाण मेहरगढ़ से ही मिला है आपका, जैसे गेहूं तथा जौ की खेती का प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते थे, तो इसको मम्मी बोलते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है कि घर जो है सामान्य रूप से एक मंजिली होते थे। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट आपका जो कह रहा है कि इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियाँ थी।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि घर जो है सामान्य रूप से एक मंजिली नहीं होते थे, दो मंजिली भी होता था। तो आपका जो है ऐसा जो है ये पहला स्टेटमेंट एक तरीके से आपका सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियाँ होती थी, बिल्कुल सही बात है। और जो हड़प्पा सभ्यता एक तरीके से क्या कहते हैं धनी सभ्यता बोल सकते हैं, रिच सभ्यता, क्योंकि नाली वगैरह था, ढका हुआ नाली था। इससे आप पता लगा सकते हैं, एक दो मंजिल का मकान होता था, हर घर में अपना एक स्नानागार होता था, ठीक है। उसके बाद कुआं होता था घर के आसपास में, ठीक है। तो समझिए कि इतना जब विकसित था रहने का रहन सहन, तो इसका मतलब क्या, हड़प्पा सभ्यता विकसित सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट जो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कौन सा जो है कहाँ का मतलब फेमस है, जैसे तांबा जो है ईरान, टीन ओमान और सोना जो है कर्नाटक। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका, बताइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो तांबा जो है ईरान, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो लोग थे, तांबा जब उनका जरूरत होता था तो कहाँ से मंगवाते थे। तो तांबा जो है वो राजस्थान से मंगवाते थे अपने भारत में। और जो है उधर चले जाइए तो आपका जो है क्या कहते हैं ओमान से मंगवाते थे। तो आपका तांबा जो ईरान वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ईरान से क्या मंगवाता था, तो आपको पता होना चाहिए टीन मंगवाता था ईरान, और जो है अफगानिस्तान, ठीक है। वर्तमान में जो अफगानिस्तान है उससे जो है क्या मंगवाते थे, तो टीन मंगवाते थे। बाकी सोना कर्नाटक से मंगाते थे, ये बिल्कुल सही, ये भी गलत है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका अध्याय 4 है, कह रहा है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ठीक है। उस समय जो पुराना ज़माने का जो ये किताब और कब्र से हमें क्या-क्या साक्ष्य मिला है इतिहास के बारे में, उसके बारे में इस चैप्टर में एमसीक्यू में पढ़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पुराना वेद है कौन-सा, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना वेद जो है आपका ऋग्वेद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऋग्वेद के बारे में ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना वेद है। इसमें जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है क्या कहते हैं मंडल है, सूक्त भी, ऋचा भी इसी में है। बाकी जो है चतुष्वर्ण का कल्पना भी इसी में सबसे पहले किया गया। जैसे 4 जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गायत्री मंत्र का जो है सबसे पहले साक्ष्य यहीं से मिलता है आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। उसके बाद सोम देवता का वर्णन, इंद्र देवता का वर्णन भी यहीं से आपको जो है साक्ष्य मिलता है। सामवेद में याद रखिएगा, इसको जो है संगीत का जो है जनक बोला जाता है इस वेद को, ठीक है। यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य दोनों भाग में है। और अथर्ववेद के बारे में ध्यान रखिएगा, इसमें जो है जादू टोना वशीकरण, बंगाली बाबा वाला जो चूरन है इसी वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है, तो इसको जो है आपका सूक्त कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो 1028 से है, ठीक है। और 10 इसमें जो है आपको मंडल भी है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सूक्त, सूक्त में क्या है, तो वर्णित प्रार्थनाओं का जो है कहा जाता है। ऋग्वेद में जो प्रार्थनाओं का वर्णन किस में किया गया, तो सूक्त में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, और चरक जो है बहुत बड़ा उस समय के आयुर्वेदाचार्य था, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है चरक संहिता, ठीक है, चरक के पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है चरक बताया था कि मनुष्य के शरीर में जो है 300 कितनी 60 हड्डियाँ हैं, ठीक है। हालांकि वर्तमान साइंस बताता है कि मनुष्य का जो बच्चा रहता है, बचपन रहता है, तो उस समय 300 हड्डियाँ होती है, ठीक है। हालांकि जब वो जवान होता है तो बहुत जो उसका हड्डी जुड़ जाता है आपस में, और जो है घट के 206 हड्डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है आपका स्टेटमेंट दिया गया है, और जो है उस पर विचार करना है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, इसमें ऋग वैदिक काल में, क्या ये बात सही है। और दूसरा बात कह रहा है कि राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। देखिए ऋग वैदिक काल में अगर आप जाते हैं तो दो ही चीज़ का वर्चस्व मिलता है, एक हो जाता है आपका पुरोहित और दूसरा हो जाता है राजा, ठीक है। पुरोहित मतलब जो सामान्यतः ब्राह्मण को बोला जाता था, और राजा जो है आपका क्षत्रिय हो गया एक तरीके से। दो ही वर्ग का मतलब, हालांकि 4 वर्ण का कल्पना था उस समय, शूद्र भी थे, वैश्य भी थे।
और उस समय के जो राजा थे ना उसके पास अपनी राजधानी थी, ठीक है, ना महल थी, ना सेनाएँ थी, ना ही राजा का पुत्र राजा होता था, ठीक है। ये बहुत पुराना कहानी है। तो उस समय ऐसा कुछ था नहीं, धीरे-धीरे जो है ये परंपरा सेट होते चला गया और राजा का बेटा ही राजा बनता है। हालाँकि डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी ज़्यादातर वही जीतता है चुनाव जिसका जो है बाप सांसद हो या विधायक हो, अब यही चलते आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये ऋग्वैदिक काल का बात है, उस समय राजा का ना अपना राजधानी होता था, ना सेना होता था, ना राजा का बेटा राजा बनता था। चलिए, और राजा कर भी एकत्र नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चरक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। चरक संहिता में उन्होंने कहा है कि इसकी रचना जो है प्रसिद्ध अ, चिकित्सक चरक ने की है। चरक संहिता जो है एक पुस्तक का नाम था जिसका जो है रचना किसने किया था, तो चरक मतलब किया था, ठीक है। चरक संहिता पुस्तक का उसमें जो है वो बहुत बड़ा क्या था, उस समय आयुर्वेदाचार्य था, मतलब एक तरीके से डॉक्टर था। और वह बताया था कि मनुष्य के शरीर में कितनी है, 360 हड्डियां हैं, ठीक है। और दोनों कथन जो है आपका चरक संहिता के बारे में मतलब चरक के द्वारा दिया गया और सही है। बस इसमें ध्यान क्या रखना कि वर्तमान में जो साइंस है उसमें जो हड्डी को कितना बताया गया, तो 206 बताया गया एडल्ट आदमी के शरीर में, एक वयस्क शरीर में, और जबकि बच्चे में 300 हड्डी है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट जो है आपका अध्याय 5 है क्लास 6 के इतिहास का, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चलिए इसका पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। सहचर का मतलब होता है जो साथ में रहता है, ठीक है। तो कौन होता था बताइए, तो होता था आपका सारथी, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि महाजनपदों का उदय कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 700 से लेकर 600 ईसा पूर्व में जो आपका महाजनपद का जो है क्या हुआ था, उदय हुआ था। और उस समय कितना महाजनपद था आपको पता होगा, इसका वर्णन सबसे पहले अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और 16 महाजनपद थे, जिसमें बिहार में आपके 3 महाजनपद थे। आपका जो है उत्तरी बिहार में आते हैं तो आपका जो है वैशाली हो जाता है, बज्जी इसको बोलते थे। दक्षिणी बिहार में आपका मगध हो जाता था। और जो है उधर अगर मुंगेर आप और भागलपुर की ओर जाते हैं तो उसका जो है आपका अंग महाजनपद हो जाता था। सबसे ज़्यादा महाजनपद कहाँ पे थे, तो उत्तर प्रदेश में। एक महाजनपद जो है आपका अफगानिस्तान में होता था और एक जो है भारत के बाहर अफगानिस्तान वाले एरिया में पाया जाता था। चलिए मैक्सिमम जो है आपका उत्तर प्रदेश में ही था। अब एक आध जो है आपका एमपी में भी है। आगे कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ध्यान रखिएगा। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह थी, ठीक है, जिसको अभी जो है राजगीर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अजात शत्रु कहाँ का शासक था। तो आपको पता होना चाहिए अजात शत्रु जो है मगध का शासक था, ठीक है। आपको ध्यान रखना शुरू में पढ़िएगा तो जो है मगध का जो है नींव कैसे रखा वो सब मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बताइए मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ये बिंबिसार ने किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गलती से बिंदुसार नहीं मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अब वैदिक काल से ये वैदिक काल का जो आपका समय है उसमें जो आपका बताना है, ठीक है। कह रहा है कि महिलाओं और शूद्र दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आपका जो है अब महिला तथा शूद्रों को जो है वेद नहीं पढ़ने का अनुमति था, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा छुआछूत था कि मंदिर में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तालाब का पानी पीने से जो है वंचित कर दिया जाता था। बहुत अजीब वर्ण व्यवस्था था, लेकिन धीरे धीरे ये आपका जो है बहुत जो है ख़त्म हो चुका है। और आज भी जाइएगा तो बहुत ऐसा जो आपका हिंदू देवी दुर्गा का मंदिर है जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। जैसे सबरीमाला मंदिर है, अभी कुछ ही दिन हाल फिलहाल में इशू आया था, आपका केरला में है। और दूसरा करा कि वर्ण व्यवस्था जो जन्म के आधार पर तय की जाती थी, ठीक है। तो वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था जो हो गया आपका जो है जात जो किस धर्म आदि किस जात से आप हुए जन्म के हिसाब से हो गया था। हालांकि शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में जो था आपका कर्म के हिसाब से जो आपका वर्ण व्यवस्था था, लेकिन धीरे धीरे आडंबर जो है बहुत बुरी तरीके से जो है हिंदू धर्म में जो है एंट्री लेने लगा और ये जो आपका जन्म के आधार पर हो गया है, समझिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये सब कब हुआ, तो वैदिक काल मतलब वेद के युग में। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर अध्याय 6 है, कह रहा कि नए प्रश्न नए विचार। अब पहला क्वेश्चन कह रहा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे।
तो सिद्धार्थ थे। और सिद्धार्थ कौन था तो आपको पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, ठीक है। और इसके जन्म कहाँ हुआ था तो आपको पता होना चाहिए, लुम्बिनी एक जगह था कपिलवस्तु में, ठीक है। आजकल जो है हालांकि वो नेपाल में पड़ता है, वहीं पर जन्म हुआ था। और इसके पिता जो थे अच्छे खासे जो है मतलब वर्चस्व वाले आदमी थे। इनके माँ का जो है जन्म के कुछ ही दिन के बाद जो है मृत्यु हो गया था। इनके जो है सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका जो है पालन पोषण किया था। 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए थे। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद जो है पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे कहा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ दिया था, तो ये हो जाएगा सारनाथ में, ठीक है। बाकी जो है महात्मा बुद्ध के बारे में ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म जो है कपिल वस्तु एक लुम्बिनी वाले जगह पे हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई थी, जिन्होंने ये देवासान कहाँ पे किया था तो कुशीनगर में किया था। ये वाला ऑप्शन, हालांकि ये क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया है। और ये जगह कहाँ पे पड़ता है तो आपका देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। यहीं पे ये ज्ञान प्राप्त किए थे, यहाँ पे जो है पहला उपदेश दिए थे। और यहाँ पे इनका जो शरीर अवसान हुआ था। पावापुरी में जो है वर्धमान महावीर की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे आएगा क्वेश्चन तो बता दूंगा। आगे कह रहा है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले महान विद्वान कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाणिनि हो जाएगा, ठीक है, संस्कृत भाषा के। बाकी आपको आर्यभट्ट के बारे में पता है, बहुत ही बड़े जो है क्या थे, खगोल शास्त्री थे। गणित का भी उन्होंने बहुत ही बड़े रूप में अध्ययन किया था। और शून्य देने का जो है क्रेडिट जो है सबसे पहले इन्हीं को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका वल्लभी में लिखा गया था, ठीक है। वल्लभी जो ये जगह है आपको पता होना चाहिए, ये जो आपका वर्तमान गुजरात में पड़ता है, एक जामनगर जो है जगह है, वही उसी को जो है वल्लभी बोला जाता है, ठीक है। उस समय वल्लभी बोला जाता था। और दूसरा जो जैन संगति हुआ था, उसी में जो है आपका जैन धर्म के शिक्षाओं का संकलन मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा था। बताइए कौन सा था, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है, क्या ये बात सही है। और दूसरा है जो आपका कह रहा है कि उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर व्यंजन की व्यवस्था की। देखिए आपका पहला स्टेटमेंट भी सही है, संस्कृत के लिए उनको जाना जाता है पाणिनि को, संस्कृत व्याकरण जो है। और बाकी जो उन्होंने जो स्वर का जो क्रमबद्ध व्यवस्था किया था, ये भी बात सही है। तो आपका जो है स्टेटमेंट क्या, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, ठीक है। कह रहा है बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सूत्र पिटक में किया गया है, ठीक है, बिल्कुल। सूत्र पिटक में क्या है, नियम का उल्लेख किया गया है। 3 इसका जो है आपका मतलब इसको त्रिपिटक एक ग्रंथ है, जिसमें जो सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है, ठीक है। तो इसमें सूत्र पिटक में क्या किया गया, तो बौद्ध धर्म में जो है क्या क्या नियम फॉलो होना चाहिए उसका वर्णन है। बाकी कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थी, ये भी बात सही है, ठीक है। शुरू में तो बौद्ध धर्म में जो है महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, हालांकि बाद में जो इसका एंट्री हो गया। और सबसे पहली जो महिलाएं जो बौद्ध धर्म में प्रवेश की थी, उनकी जो खुद की सौतेली माँ थी बौद्ध धर्म के, सॉरी गौतम बुद्ध की, उनका नाम था प्रजापति गौतम। तो आपका जो है दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 7 है आपका एनसीईआरटी के क्लास 6 के इतिहास का कह रहा है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। पहला है इसका एमसीक्यू कह रहा है कि अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था। तो आपको पता होना चाहिए किस युद्ध के बाद, तो कलिंग युद्ध के बाद जो है उन्होंने त्याग दिया था। और उसने जो है युद्ध नीति की जगह पर क्या लिया, तो धम्म नीति को जो है अपना लिया था, ठीक है। कलिंग युद्ध के बारे में आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था, ये पूछ लेता डायरेक्ट, ठीक है। कलिंग युद्ध जो कितना ईसा पूर्व लड़ा गया था, तो देख 261 ईसा पूर्व लड़ा था। ये जो है अशोक बहुत ही मतलब महान सम्राट था, इसने जिंदगी में इतना कत्लेआम मचा युद्ध जीतने के लिए, इसका कोई हिसाब नहीं। हालांकि कलिंग के युद्ध में जब बच्चे और जो है औरतों को मरते देख के इसका जो है हृदय परिवर्तन हुआ, और इसने जो है बुद्ध या धम्म की नीति को जो अपना लिया था, मतलब बौद्ध धर्म जो अपना लिया था बाद में चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको पता होना चाहिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसके बाद जो है गद्दी पे कौन बैठा, तो आपका जो है बिंदुसार बैठा था, ठीक है, ध्यान रखिए, बिंबिसार नहीं बिंदुसार। उसके बाद जो है अशोक महान बैठा, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। चलिए
आगे कह रहा है कि अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है 4 वर्ष बाद हुआ था, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, मिस्टेक से बोल दिया हूँ। चलिए, अशोक के राजा बनने के जो है 8 साल बाद जो आपका कलिंग का युद्ध हुआ था। आगे कह रहा है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपके प्राकृत भाषा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका आधुनिक नाम जो है उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा जो आपका जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, उसी के आसपास वाला एरिया जो है कलिंग कहा जाता था उस समय, और यहीं पे जो है अशोक सम्राट युद्ध लड़ा था। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। बताइए इसके स्टेटमेंट के बारे में। तो आपका जो है ऑप्शन 1 भी सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 सही है। कह रहा है कि तक्षशिला जो उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था, और जो है उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित है, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका अध्याय 8 है, आपका क्लास एनसीईआरटी का हिस्ट्री का, और चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसका पहला जो है आपका एमसीक्यू कह रहा है कि दक्षिण भारत मतलब तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? मतलब भूस्वामी का मतलब जो है जमींदार आदमी को, और क्या बोलते थे दक्षिण भारत में? तो इसको जो है आपका बिल्ल लाड़ बोलते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? तो जिसके पास बिल्कुल भी जो है आपका भूमि नहीं होता था, उसको क्या बोलते थे? कडायसियाड़ बोलते थे, ठीक है। कडायसियाड़ बोलते थे, या और जो है इसको अधिमाई भी बोलती है, ये भी नाम ध्यान रखिएगा, अधिमाई, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधिमाई या और कडायसियाड़ बोलते थे, ठीक है। और जिनके पास जो है हल चलाने वाले को क्या बोलते थे उस समय? जो है साधारण जो हल चलाता था उसको उझावर बोलते थे, ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका आहत सिक्का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो आपको पता होना चाहिए, दूसरी राजधानी जो है मथुरा थी, ठीक है। पहली राजधानी आपको पता होना चाहिए, पहली राजधानी कहाँ थी? तो वो आपका पेशावर हो गया, ठीक है। पेशावर जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, कुषाण की। इसको जो है पुराना नाम क्या था इसका? तो इसका पुराना नाम तो आपका जो है पुरुषपुरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम था पुराना नाम? पूछ सकता है कि कुषाण की जो है राजधानी थी, प्रथम राजधानी, उसका जो है पुराना नाम क्या था? तो पुरुषपुरा था, जिसको अभी पेशावर बोला जाता है, पाकिस्तान का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बलय कूप किसके लिए प्रयुक्त था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो है नाली के लिए भी था, कूड़ेदान के लिए भी था, और गोसल खाना के लिए भी था, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन पे आपको जो है विचार करना है। कह रहा है कि तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को कडेसियार के रूप में जाना जाता था। बिल्कुल नहीं, अभी जस्ट पता है कि बड़े जो जमींदार होते थे उसको क्या बोलते थे? तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते थे? तो बेल्लाड़ बोलते थे। क्या बोलते थे? बेल्लाड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। जिसके पास बहुत ज़्यादा भूमि होती तो उसको क्या बोलते थे? बेल्लाड़। और जिसके पास बिल्कुल भूमि नहीं होती थी उसको कडिसियाड़ बोलते थे, ठीक है, या अधिमई बोलते थे। और जिसमें जो हल उल चलाता था उसको क्या बोलते थे? तो उसको जो है उझावर के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा कि तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को बेल्लार के बेल्लार के नाम से जानते थे। ये भी गलत है, क्योंकि जिसके पास जो ज़्यादा भूमि होता है, मतलब जो जमींदार लोग थे, उसको जो है बेल्ला लाड़ बोलते थे, बेल्लार लड़ बोलते थे। और जिसके पास बिल्कुल नहीं था, ये उल्टा दे दिया गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, वलयदार कुआं प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। निम्नलिखित कथनों पे जो आपका विचार करना है, ठीक है। कह रहा है कि ये वलयदार कुएं शौचालय या कचरा या नाली जैसे दिखाई देते थे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस प्रकार का वलयदार कुआं सामान्य रूप से राजा के घर में पाया जाता था।
ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये गलत स्टेटमेंट है आपका। तो इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा आपका, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1, ठीक है। नेक्स्ट जो करा कि अरिके मेडू कहाँ की तटीय बस्ती थी, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ की थी, तो पुडुचेरी की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और इसी के साथ जो है आपका चैप्टर नंबर 8 भी जो है खत्म होता है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 9 पे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर पहला है अध्याय 9 का, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। पहला कह रहा है कि पांड्यों की राजधानी थी कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए मदुराई थी, ठीक है। और इसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। जैसे बनारस में आपका उत्तरी भारत में जो मंदिर बहुत ज़्यादा है, उसी तरीके से साउथ में जाएगा मदुराई, तो बहुत ज़्यादा मंदिर यहाँ पे पाया जाता है। आगे कह रहा है कि भारत आने वाला पहला चीनी जो है तीर्थयात्री कौन था, तो आपको पता होना चाहिए वो था आपका जो है, इसमें पहला नहीं है, सॉरी दोस्तों मैं पहला बोल दिया हूँ अपने से। भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था, तो इसमें जो आपका फायान भी आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, हुएन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इत सिंह भी आया था। तो आपका चारों जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तीनों सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था, तो आपको पता होना चाहिए इसका आरंभिक रूप क्या था, तो अब तक थेरवाद था, ठीक है। देखिए थेरवाद जो है आपका क्या था, बौद्ध धर्म का जो है आरंभिक रूप था। और ये जो आपका शुरू में ये मुख्य रूप से थाईलैंड, म्यांमार जो आपका बर्मा अभी वर्तमान में है, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे देशों में फैला हुआ था। और थेरवाद नाम का अर्थ होता था, क्या होता था आपको पता होना चाहिए, बुद्ध की शिक्षा, और जो है इसको बुजुर्गों की शिक्षा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संरक्षण पर जोर देती थी। थेरवाद में क्या होता था आपको पता होना चाहिए, थेरवाद नाम का अर्थ क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका बुजुर्गों की शिक्षा, ठीक है। और इसमें जो है बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर जो जोर दिया जाता था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कनिष्क के बारे में सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ डैश से है, ठीक है। रेशम का जो है आपका उसका जो है अब पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी वस्त्रों के व्यापारी अपने उत्पादन बेचते थे। दूसरा कह रहा है कि उन सभी देशों को जोड़ने वाली सड़कें जहां शहतूत के पौधे की खेती की जाती थी। बताइए। नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है कह रहा है कि सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहां रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। और नेक्स्ट जो आपका कह रहा है कि चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों की यात्रा मार्ग, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चीन से जो अन्य देशों में जो जिस रास्ता से होकर क्या करते थे आपका, क्या करते थे व्यापारी जो है रेशम ले जाते थे, उसी को जो है रेशम मार्ग बोला जाता था। और कनिष्क के समय में ये जो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि पुहार जो है पांड्यों का बंदरगाह था, ठीक है। और जो है मदुरई चोलों का बंदरगाह था। देखिए पुहार जो आपका पांड्यों का बंदरगाह नहीं था, ये आपका जो चोलों का बंदरगाह था, इसलिए गलत हो जाएगा। और मदुरई जो है चोलों का बंदरगाह था, ये जो आपका गलत स्टेटमेंट। मदुरई जो है आपका पांड्यों की राजधानी थी, ठीक है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उस समय जो है दो बड़े जो है शहर का जो आपको मिलेगा, पुहार और कोबरीपट्टनम, ठीक है। ये दोनों चोलों का बंदरगाह था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट जो आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि कुषाण शासन कनिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। और दूसरा बोल रहा है कि अश्वघोष उनके दरबार में जो है रहते थे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था, बिल्कुल सही बात था। और ये जो है आपका कनिष्क के दरबार में हुआ था, और ये कनिष्क के कारण हुआ था। और ये जो कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था आपका, ठीक है। कुंडल वन उसको जो है अभी कश्मीर बोलते हैं, सॉरी उसको जो है वहीं पे उन्होंने जो है आयोजन करवाया था, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में जो है कुंडल वन कश्मीर में जो है आपका चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे, बिल्कुल सही बात है, उनके जो है दरबारी कवि थे अश्वघोष, ठीक है। और जो है तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा बताइए। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो मौर्य काल के बाद विकसित होने लगी थी। ठीक है, कह रहा कि भक्ति की धारणा जो है भगवत गीता में मौजूद है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा कि शुरुआत में उच्च जाति के लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट आपका ये जो है गलत कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उच्च जाति ही नहीं, कोई भी जाति के लोग जो है भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकता है। अगर ऐसा रहता तो रैदास और जो है और भी चीज़ का जो है नाम नहीं फेमस होता है। ठीक है, भक्ति की धारणा जो है भगवत गीता में मौजूद है, ये आपका सही है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, कह रहा है कि नए साम्राज्य और राज्य। अब पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष चरित किसने लिखी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वान भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था और ये जो है संगीत का बहुत प्रेमी था। तो इसके जो है इन्होंने जो अपने समय में सिक्के चलवाए उस पे जो है इसको जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया, इसलिए इतिहासकार ऐसा मानता है कि समुद्रगुप्त जो था संगीत का बहुत ही प्रेमी आदमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने जो है समर्पण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, 12। और ये जो है युद्ध हारा नहीं था समुद्रगुप्त। ठीक है, पूरी जिंदगी में कभी युद्ध हारा नहीं थी, इसका सबसे बड़ा बात ये है। आगे कह रहा है कि हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। कह रहा है कि उनका दरबारी कवि जो है बाण भट्ट था। ठीक है, और जो है तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि बाण भट्ट ने बुद्ध चरित को जो है प्राकृत भाषा में लिखा है। क्या ये बात सही है आपका? बताइए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, प्राकृत भाषा में नहीं लिखा गया तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चलिए, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ था क्या? तो आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ जो था आपका व्यापारी समूह का नेता। और आपका जो है क्लास 6 के इतिहास का लास्ट चैप्टर है, कह रहा है कि इमारतें, चित्र तथा किताबें। और पहला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि शिल्पा दिकारम की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इलांगो आडिगल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती थी? ठीक है, जिसको जो है हम वेदिका बोलते थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, कुतुब मीनार जो है आपका दिल्ली में स्थित है। और इसको जो है काम स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि पूरा काम जो कंप्लीट नहीं करवा पाया, बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और जो है पूरा काम कंप्लीट करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, जो कि कुतुब जो है दीन का गुलाम था। हालांकि कुछ मुरम्मत का काम जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसका करवाया था। आगे कह रहा कि जो है मेघदूत की रचना किसने की थी? तो मेघदूत की रचना जो आपको पता होना चाहिए किसने की थी, ये हो जाएगा कालिदास। इसके अलावा जो है कालिदास जो है रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम और मेघदूत, ये जो आपका कालिदास किसका दरबारी कवि था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? तो उस समय जो आपका जो स्थान समझिए कि शूद्र का था, उसे उससे भी नीचा समझिए कि स्त्री को देखा जाता था। हालांकि अभी तक जो है वेद वगैरह नहीं पढ़ने दिया जाता, अछूत माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, स्त्री और शूद्र दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेकलई किसके द्वारा रचित था? ठीक है, तमिल में लिखा गया ये महाकाव्य है। तो ये जो है आपका सतनार के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, रचित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान की एक प्रसिद्ध प्रणाली है जिसका विकास प्राचीन भारत में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बड़े जो है ये क्या थे? आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है,
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया था। सर्जिकल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि सर्जरी, ठीक है, जो आजकल तीर फाड़ नहीं होता, ऑपरेशन वगैरह करते हैं। सुश्रुत जो है उस समय इतना डेवलप था कि ये जो है सर्जरी वगैरह भी करता था बहुत अच्छे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। और इसी के साथ जो साथी आप लोग का क्लास 6 का जो इतिहास का कंप्लीट जो एमसीक्यू करवा चुका हूँ। और सारा का सारा जो एमसीक्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट था। हर एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जो है वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा समय का अभाव होने के कारण जो है क्लास 7th और क्लास 8th का भी हिस्ट्री का वीडियो जल्दी ही डालूंगा। बस आप लोग का प्यार बना रहे। और आप लोग देखिए, जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा मैं उतना उत्साह से वीडियो लेकर आऊँगा, नहीं तो मैं फिर सेट पे चला जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके से बढ़ा दूँ ताकि आप लोग का जो बहुत सारे दोस्त हैं जिनका जो है जो कभी नहीं पढ़े उनका भी कम से कम ये क्लियर हो जाए। तो बहुत जल्दी आपका 7th क्लास का भी इतिहास का एमसीक्यू आ जाएगा, एक ही वीडियो मास्टर वीडियो में सारा रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा प्यार दिखाइएगा उतना जल्दी जो हम लोग उत्साह से इसी पे काम करेंगे। तो चलिए साथी, लेते लेते हैं विदा। और जय हिंद, जय भारत।